मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब और हाफिज ताहिर महमूद अशफी साहब। सबसे पहले अफसोसनाक खबर पर बात करते हैं। तो आज सुबह पेशावर के इलाके दीर कॉलोनी में वाक़ मदरसे में बम धमाका हुआ है, जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक कम अज़ कम 8 अफराद जाँ बहक और 100 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। हुकाम के मुताबिक एक नामालूम शख्स मदरसे में दाखिल हुआ और धमाका खेज मवाद रखकर चला गया। ये एक हफ्ते में दहशतगर्दी का तीसरा वाक़या है। 6 दिन पहले कराची के इलाके गुलशन इकबाल में धमाका हुआ, जिसमें मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। 2 रोज पहले कोयटा के इलाके हजारगंजी में धमाका हुआ, 3 अफराद इस धमाके में जाँ बहक हुए। पेशावर धमाके के बाद इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक भी जारी है। 11 अक्टूबर को आपको याद दिलाएं तो शेख रशीद साहब ने ऑपोजिशन जलसे में दहशतगर्दी का खदशा जाहिर किया था। 22 अक्टूबर को नेक्टा ने थ्रेट अलर्ट जारी किया था। कोयटा और पेशावर में दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं। थ्रेट अलर्ट के बावजूद दहशतगर्दी के वाक़यात का होना एक सवालिया निशान है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ है कि भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, जबकि अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत की नाअहली की वजह से मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। इमरान खान साहब ने एक मौक़िफ़ दिया कि भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। अपोजिशन कहती है कि ये गवर्नमेंट की नाअहली है जो दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। आपके ख्याल में मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ने की क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए, गुजारिश ये है कि दहशतगर्दी बढ़ने की वजह तो सबको मालूम है कि अफगानिस्तान के अंदर हिंदुस्तान का जो खेल था वो ख़त्म हो रहा है, और पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के अमन के लिए, इस खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान का जो किरदार ख़त्म करने की कोशिश की थी, उसमें पाकिस्तान कामयाब हो रहा है। आज भी आप देखेंगे इस्लामाबाद में 100 से ज़ायद अफगान ज़ुआमा तुज्जार वो आए हुए हैं। तो इस सारे अमल में जब हिंदुस्तान ये बात देख रहा है कि उसको अफगानिस्तान में नाकामी हुई है, तो उस नाकामी का बदला जो है वो भी है। और आज चूँकि कश्मीर के हवाले से यौम स्याह पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, तो वो भी, उसको भी हमें सामने रखना चाहिए। और इन हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं आज आपके प्रोग्राम से एक आम पाकिस्तानी होने के नाते एक अपील करना चाहता हूँ अपनी सियासी मजहबी क़यादत से। तो वो ये है कि हमारे बच्चे, मासूम बच्चे, जिनके अगर आप चेहरे देखें तो फरिश्तों से ज्यादा नूरानी हैं, वो सिबा हो गए हैं। सुबह सुबह कुरान पढ़ते, हदीस पढ़ते, काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह पढ़ते। मेरी गुजारिश है वो हुकूमत के लोग हों या हिज़्ब इक़्तिदार के या हिज़्ब इख्तिलाफ के, कि खुदा के लिए ये दहशतगर्द पाकिस्तानी को मारने आता है। ये दहशतगर्द ना देवबंदी को मारने आता है, ना बरेलवी को, ना पीपल्स पार्टी वाले को, ना PTI वाले को। ये दहशतगर्द तो पाकिस्तानी को ज़िबा करने आता है, ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम से खेलने आता है। कम अज कम इस मौके पर तो हम सियासत ना करें, इस मौके पर तो हम एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां ना करें। ये दहशतगर्दी हमने जरदारी साहब जब थे तब भी देखी, जब नवाज शरीफ साहब थे तब भी देखी, आज फिर देख ली है। ये दहशतगर्द किसी का दोस्त नहीं है, ये इस वतन का दुश्मन है। ये मासूम बच्चे जो सुबह सुबह काल अल्लाह व काल रसूलुल्लाह पढ़ रहे थे, इनका जुर्म क्या था? इनका जुर्म यही था कि ये पाकिस्तानी बच्चे हैं। वो APS स्कूल के बच्चे पाकिस्तानी बच्चे थे, जो लाहौर गुलशन इकबाल पार्क में खेलते, झूलों के ऊपर बच्चे जो है निशाना बने, वो पाकिस्तानी बच्चे थे। तो खुदा के लिए किसी वक्त तो हम पाकिस्तानी बनकर सोचें, बजाय अपनी ये सियासत होती रहेगी, ये आज भी हो जाएगी, कल भी हो जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं कि ऐसे वाक़यात पे कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। जी डॉक्टर आमिर लियाकत साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब ने। देखिए,
कुछ मौक़े ऐसे होते हैं कि जिन मौक़ों पर हमें कौमी सलामती और मुल्की मफादात के तहत अपने कौमी मफाद को सामने रखना पड़ता है, और कोई भी ऐसा शख्स नहीं हो सकता जो पाकिस्तान में रहते हुए मदारिस को, स्कूलों को, चाहे वो आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हो या मदरसों का वाक़या हो या कराची का हो या कोयटा का हो, उसमें ये कहे कि हमारी हुकूमत नायल हो गई है या इंतज़ामिया नायल हो गई। कौन सी इंतज़ामिया होगी, कौन सी हुकूमत होगी, कौन सा ऐसा साहिब इख्तिदार होगा जो ये चाहेगा कि उसके होते हुए उसके मुल्क में इंसर्जेंसी फैले। ये यकीनन आपका दुश्मन है, या आपका वो खुला दुश्मन मेजर जनरल गौरव आर्या है, जिसने कहा था कि मैं जब चाहूँ पाकिस्तान में जो चाहूँ करा सकता हूँ, मैं किसी को भी पैसे देकर कत्ल करा सकता हूँ। उसने मेरा नाम भी लिया था और कहा था आमिर लियाकत को क्यों नहीं मारता, उसको क्यों नहीं कत्ल करता। तो ये मेजर जनरल गौरव आर्या जैसे लोग जो भारत में बैठकर पाकिस्तान को धमकियां देते हैं, तो वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ यहाँ पर बिल्कुल दुरुस्त है कि भारत पाकिस्तान में इंसर्जेंसी फैला रहा है, और ऐसे मौक़े कि जहाँ पर अपोजिशन अपना एक जमहूरी उनका पूरा हक़ है कि वो जमहूरी तौर पर अपने जलसे करें, जलसों में तकारीर करें, लेकिन उनकी आड़ में वो ऐसा काम कर रहा है कि जैसे हुकूमत पर इल्ज़ाम अपोजिशन डाले और हुकूमत इस तरफ आ जाए कि वो अपोजिशन को मुर्द इल्ज़ाम ठहराए, और बीच में से भारत अपना उल्लू सीधा कर ले। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमें एक होना चाहिए। ये बिल्कुल सही फरमाया हाफिज साहब ने कि गोली या दहशत गर्दी ये नहीं देखती कि कौन देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, शिया है, सुन्नी है, वो सिर्फ ये देखती है कि इंसान है जिसे कत्ल करना है। हम सबको एक होना चाहिए और एक पेश पर होना चाहिए। जी आमिर साहब, बड़ी अच्छी बात है कि, और ज़ाहिर है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये जंग जो हमने जीती, ये सब ने एक पेज पर होकर ही जीती। लेकिन जो आज पेशावर में अंदोनाक वाक़या हुआ, उस पर बच्चों के लिए फातिहा, शहीद हुए सारे के सारे, वो तो जन्नत के मुसाफिर हैं। जो लोग उसमें शहीद हो गए, ज़ख्मी हो गए, जिसने ये काम किया, बर्बरियत इससे बड़ी क्या हो सकती है। आज हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब मुझे पुराने ताहिर अशरफी साहब लगे। आज वो नुमाइंदा खुसूसी के तौर पे नहीं बोल रहे थे, क्योंकि कल उनकी टोन और थी। ये टोन हुक्मरानों की भी बाकी की बदलनी पड़ेगी। क्या अब ये जो आज धमाका हुआ, ये अपोजिशन के मौक़िफ़ की तायद में हुआ कि जो पूरी हुकूमत राग अलाप रही थी कि ये तो दुश्मन बयानियाँ बोलता है, और सुबह शाम महमूद कुरैशी ने अपनी असम्बली की तकरीर का, मैं देख रहा था, PID से एक बयान आया कि मेरा मतलब ये नहीं था कहने का, लेकिन वो करीब तर हो रहे हैं दुश्मन की तरफ जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं उन्हें मुल्क दुश्मन करार नहीं देता। उनको ख्याल आया कि जज्बात में मैंने इमरान खान को दिखाना था, तकरीर तो मैंने बड़ी धांसू कर दी असम्बली में, और कल को इन्हीं से फिर बात करनी होगी। तो ये बात जब बाद में सोचते हैं तो ये सबको आज कैबिनेट में, आज कैबिनेट की जो 0 आवर के बाद भी 4-5 वजीर इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे हैं, अब वो क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। मतलब उसका नतीजा तो हमारे सामने आ जाएगा ना कि क्या वो महंगाई के लिए कर रहे हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ कौम को एक करने में कर रहे हैं। वो जो हाथ नहीं मिलाना और बात नहीं करनी, भाई वो आप ही के लोग हैं, आपने केस बना दिए, ओके। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है ना, करप्शन की है अगर किसी ने तो केस चल रहा है, तो उसको अंदर रख के आपको मिल क्या रहा है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मिसालें आ रही हैं कि आपको कौमी यकजहती के लिए क्या करना है। ओके, आपने कह दिया मैं किसी को अब प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दूंगा, इस इख्तिलाफ ने कहा हम आपसे मांगते ही नहीं, तो कुट्टी कर ली ना एक दूसरे के साथ। तो ये नहीं होना चाहिए। जब आप कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट जैसे फोरम पे जाना है, लोगों के साथ बात करनी है, लोगों के मसाइल हल करने हैं, हम अगले में बात भी करेंगे। जब आज आप 32 अरब रुपए की सब्सिडी ढूंढ रहे हैं यूरिया में, अल्लाह जाने वो भी लोगों को मिलेगी या इन्हीं के जो लोग बैठे हैं जिन्होंने, जैसे प्राइम मिनिस्टर उस दिन कह रहे थे कि हमसे एक्सपोर्ट करा ली की गंदम। भाई आप बच्चे थे, रोटी को चोची कहते थे कि आपसे एक्सपोर्ट करा ली किसी ने चीनी। आप इसी जज्बे और इंतकाम से, गुस्से से बाहर आएंगे, पाकिस्तान के मसाइल के लिए पाकिस्तानियों से बात करें, फिर आप कुछ बेहतर हो सकेगा, वरना ये मसला हमारे लिए बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और एक छोटी सी बात, बिल्कुल आखिरी, मैंने एक छोटी सी बात दुआ, मैंने IG KP सनाउल्लाह अब्बासी का क्लिप देखा, मुझे बड़ा दुख हुआ। वो कह रहे थे इस तरह के छोटे मोटे वाकयात हो जाते हैं। बिल्कुल भाई तुम IG KP हो या क्या हो, ये कैसा रवैया है। जी अयाज खान साहब, देखिए हमारे जैसी लीडरशिप जब नसीब हो जाए किसी मुल्क को, तो उसमें इस तरह के वाक़यात मामूल होते हैं। विजन नहीं है कोई, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मरीम नवाज साहब आप कहती हैं आज हुकूमत की नाहली से हो गया, APS किसकी नाहली से हुआ था, और जो इतने वाक़यात हुए, आपका क्या कंट्रीब्यूशन था उसमें। जो ऑपरेशन ज़रबे अज़ब का आप हमेशा हवाला देती हैं, वो तो फ़ौज ने लड़ी सारी। हाँ ठीक है कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जैसे कोरोना अगर कम फैला है तो वो आप मानने के लिए तैयार नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन है।
लेकिन जहां आपको फ़ायदा नज़र आता है आप कहते हैं जी हमारा क्रेडिट है, दूसरे का डिस्क्रेडिट है। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। यही हालत इमरान खान साहब की और उनकी टीम की है कि भाई इस मौके पे बयानिया अगर मिल रहा है दुश्मन से तो आप उसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? इतने दो बड़े इश्यूज हैं, कोरोना का इशू है, जाहिर है जब असेंबली होगी इतने लोगों की कोरोना मजीद फैलेगा, किसी को कोई फिक्र नहीं है। वो करते हैं जलसा तो ये एक कन्वेंशन सेंटर में एक बड़ा इज्तिमा कर लेते हैं। भाई आप ना करें ना, फिर आप उन पे तनकीद करें कि जी इनको जलसे नहीं करने चाहिए। बिल्कुल। फिर कहीं उनसे जाके बात करें कि भाई कोरोना फैल जाएगा, इस मुल्क के लिए मुश्किल हो जाएगा। नेक्टा ने जब थ्रेट अलर्ट जारी किया तो वो कहते हैं जी कोई नहीं, फिक्र ही कोई नहीं, हम करते रहेंगे। बिल्कुल जी। जब ये हालात होंगे, वो जो डॉक्टर आमिर लियाकत बात कर रहे थे, तो फिर जाहिर है दुश्मन को तो बड़ा इजी हो जाता है। और वो दुश्मन जो अब पहले तो कहीं वो छुप के कर रहे होते थे ना, अब वो एलानिया कर रहे होते हैं इस तरह के काम। वो कहता है इंडिया के हाँ, नरेंद्र मोदी के मुंह से आप कई दफा सुन चुके हैं और उनकी लीडरशिप हमेशा कह रही होती है और वो कर रहे हैं, लेकिन हम इस तरह उनको नहीं रोक सकेंगे। हम अपने इदारों को कमज़ोर कर रहे हैं, उन पर अटैक कर रहे हैं, तो फिर हमारा यही हाल होगा। अल्लाह ताला खैर करे और रहम करे इस मुल्क पे। हमारे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब इसी तरह शहीद होते रहेंगे जिस तरह की अल्लाह ने हमें लीडरशिप दी हुई है। दुआ करें कि जिस तरह उसने करम किया हम पे कोरोना के दिनों में, कोई लीडरशिप के हवाले से भी करम हो जाए। बिल्कुल जी। ब्रिगेडियर साहब देखें, दो आई विल बी वेरी क्रिस्प। इशू ये है कि हमें सबको मालूम है कि इंडिया का नेक्सस क्या है। नेक्सस में जाहिर है कि आपके सामने इंडियन रॉ है, फिर NDS है, फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, दाइश है और 3-4 जमातों को मिला के उन्होंने ये पूरा जाल बिछाया हुआ है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेंगे, इसलिए कि दे डोंट वांट CPEC। और CPEC कौन नहीं चाहता? हमें सबको मालूम है कि किसकी टेस्टेड अप्रूवल भी साथ है। अगर अफगानिस्तान में अशरफ गनी की हुकूमत है तो वो किसके कंट्रोल में है? अमेरिकन के कंट्रोल में है। अगर अमेरिकन चाहें तो हमें फेंसिंग के लिए भी अफगानिस्तान मना नहीं करेगा। और अगर वो उनके लोग, उनकी जो ट्रुप्स एंड सिक्योरिटी फोर्स वहाँ अगर ऑपरेशन करें तहरीक तालिबान के खिलाफ, इधर से हम करें जैसे हमने यहाँ से सारे दहशत ख़त्म किए तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। हमें ये बात समझनी कि किसको क्या फ़ायदा है और किसको नुकसान है जी। एक तो ये प्रॉब्लम है। अब सेकेंड ये कि अफगान रिफ्यूजीज सबसे बड़ा जो नर्सरी या ब्रीडिंग प्लेस है इन दहशत गर्दों की, वो अफगान रिफ्यूजीज हैं। उसके पोलिटिकल रीजन भी हैं कि अब हम उनको कैसे भेजें, क्या प्रॉब्लम है। उनको हम यहाँ पे मेहमानदारी भी कर रहे हैं और अफगान गवर्नमेंट हमारे से कोऑपरेट भी नहीं करती है, ना फेंसिंग करते हैं, फायरिंग करते हैं। फिर CPEC की जो मैंने बात की, CPEC एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मेन बड़े बड़े शहर हैं, क्या वजह इतना पैसा हम जाया करते हैं? हम उनको सेफ सिटी क्यों नहीं बना सकते? हम उनको क्यों नहीं कैमरों से पूरी मॉनिटर करते हैं? जैसे KPK के कुछ शहर जो बहुत गुंजान है और जो वल्नरेबल है, कोयटा के, बाकी कराची के, इन लोगों के, ये इतना ईजी होगा ट्रैक करना कि कहाँ से इंडिविजुअल आया, कहाँ से लोग लेकर आए, ये चीज़ें हम देख लें। तो ये जब तक हम नहीं करेंगे ये नहीं। और अमेरिका को क्लियर बताने की जरूरत है हमें कि जी ये प्रॉब्लम है, इंडिया इज डूइंग दिस। आप हमें कह रहे हैं FATF के अंदर जाए, दुनिया में कोई लॉ नहीं एंटी मनी लड़ने का, पाकिस्तान को फंसाया बिकॉज इट्स अ पॉलिटिकल टूल, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम। जी फैसल साहब। देखिए, खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से हम ये कह सकते हैं कि हमको ये पता है कि हमारा दुश्मन कौन है और हमें ये भी पता है कि दुश्मन जो है वो किस जहनी सतह का आदमी और क्या क्या काम कर सकता है। लेकिन उसके कार्रवाइयों को रोकने के लिए हम अमली तौर पे क्या इकदाम करते हैं? खाली थ्रेट अलर्ट जारी करके तुम अपनी जिम्मेदारियों से जो है बरीउल ज़िम्मा नहीं हो सकते। अच्छा, दुश्मन जो दहशतगर्दी के लिए लोगों को इस्तेमाल कर रहा है वो तो हमारे आपके अंदर से लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। तो जहाँ ये मनसूबाबंदी होती है, जहाँ ये सोच तकवीत पाती है दहशतगर्दी की, वहाँ तक हमारी रसाई क्यों नहीं है? उस मनसूबों को वहाँ पर हम रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते जहाँ इतनी जाने चली जाती हैं, मासूम लोग कुरान शरीफ पढ़ते हुए जो है बेगुनाह लोग जिस तरह शहीद हो रहे हैं, ये जो वो जो लोग मर रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? कहीं तो हमें जिम्मेदारियों का भी तयन करना पड़ेगा ना कि किसी न किसी सतह पे किसी न किसी से तो कोई ना कोई गलती हो रही है, तो जिम्मेदारियों का तयन कौन करेगा? अच्छा, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी और या एक राय दी कि तमाम लोग एक पेज पे हो जाएं।
अब ये तजवीज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि इस तजवीज़ पे अमल कराने वाली शख्सियात कितनी है पाकिस्तान के अंदर, जिस पे लोग जो है तमाम कुव्वतें या तमाम स्टेक होल्डर जो है वो एतबार करते हो। अच्छा, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो ये हुकूमत पे आती है, लेकिन इस वक्त मौजूदा हुक्मरानों ने, खासतौर पर वज़ीर आज़म ने जो रवैया अख्तियार किया हुआ है, क्या वो इस वक्त पूरी लीडरशिप को और सिर्फ सियासी नहीं, जो मजहबी जमातों को भी, जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी के, उनको एक प्लेटफार्म पे ला सकते हैं, उसके लिए वो अमली इकदाम कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले जो है वो उनको अपनी अना का खोल जो उतारना होगा। क्या वो इसके लिए वो तैयार हैं? तो बहरहाल जी, अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, तमाम तबका फिक्र की जिम्मेदारी है। ये किसी एक का या हुकूमत का या अपोजिशन का इशू नहीं है, इसमें हमारे और आपके बच्चों की जिंदगियां और हमारे आपके आने वाली नस्लें जो हैं उनकी जिंदगियां भी जो है वो दाव पे लगी। हमें और आपने तो यहाँ पे रहना है, तो इस दहशतगर्दी के मॉल में जो नस्ल परवान चढ़ेगी उसकी क्या जहनी सतह होगी, उसका माशरे में क्या किरदार होगा, उसका दुनिया में क्या किरदार होगा, पाकिस्तान का दुनिया में हम मुस्तकबिल में क्या किरदार होगा, कि हमारी जिंदगी का मकसद जो है वो दहशतगर्दी से निमट नहीं रही है। हमारी जिंदगी में यही लिखा हुआ है कि हम यही काम करते रहे। इस हैत की सबसे बद नस्ल जो है वो हमारी नस्ल है ना, जितनी इतनी दहशतगर्दी देखी है। तो इस मसले का कोई मुस्तकिल हल तो निकालना पड़ेगा, तो कौन निकालेगा और कब निकालेगा और कैसे निकालेगा? आज तक कभी किसी सतह पे इस हवाले से कोई गौर फिक्र नहीं। बिल्कुल आपके सही सवाल आते हैं कि इस मुस्तकिल हल तो होना चाहिए, लेकिन कब और कौन करेगा? बहरहाल ऐसे वाकयात, बहुत अफसोसनाक ये वाकया है, और ऐसे जो वाकयात पेश आते हैं इंतहाई दुख और अफसोस के साथ हम यहाँ आपको बयान करते हैं। बहरहाल ऐसे वाकयात ख़त्म तभी हो सकते हैं जब तमाम सियासी जमातें मिल बैठें, क्योंकि ऐसे वाकयात पर कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। दूसरा सवाल आज हमारा होगा, मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी कैसे मुतहरिक होगी, ये बताएंगे एक्सपर्ट्स ब्रेक के बाद। में भारत को अमन की मशरूत पेशकश की है और साथ ये भी ऐलान किया है कि कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम हर फोरम पर उजागर करता रहूंगा। आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज करी हूँ। सवाल ये है कि मसला कश्मीर के हल के लिए आपके ख्याल में आलमी बरादरी कैसे मुतहरिक होगी? देखें जी, आलमी बरादरी को मुतहरिक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर में इन ऑर्डर होना होगा। आलमी बरादरी को मुतहरिक करने के लिए यहाँ पे 5 अगस्त 2000 जब 19 में इन्होंने ये काम किया था, उससे पहले जब हमारी बात होती थी, यहाँ पे खर्चे गिनवाए जाते हैं, कहानियाँ इस हुकूमत की ये हैं, आपको पार्लियामेंटेरियंस भेजने पड़ते हैं दुनिया भर में, आपकी राब्ता मुहिम होती है। आप तो ऐसे सोए हुए हैं कि यहीं पे बयान दे के और यहीं कश्मीर फतह कर लेते हैं, सारा पाकिस्तान के अंदर जोर और बयान लगा के। आज हमारी एम्बेसियां काम कर रही हैं, हमारे हाई कमीशन कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, दिखा रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्या कोविड में दुनिया में सफ़र ख़त्म हो गए? क्या राब्ते बंद हुए? पिछले साल 5 अगस्त से लेके और प्राइम मिनिस्टर की स्पीच तक, उसके बाद आपने क्या किया? उस स्पीच को लेके जिसकी इतनी वाहवाह है, मैं उसको एडमायर करता हूँ, जो UN जनरल असम्बली में की, उसके बाद आपने कैश क्या कराया जी? सिर्फ यहीं पे बयानात, शाह महमूद साहब मुल्तान बयान, शाह महमूद साहब इस्लामाबाद में बयान, बस। हमारे वजीर खारजा कहाँ हैं? उनके नीचे 5 लोग आ चुके हुए हैं। मशरिक वस्ता हमारे साथी ताहिर अशरफी साहब के पास आ गया हारमोनी के लिए, ठीक है जी। मुईद यूसुफ साहब अमेरिका कर रहे हैं, जुल्फी बुखारी साहब UK कर रहे हैं। सारे बंदों में काम बांट दिया। रिजल्ट क्या लिया आपने? आपने अपनी पार्लियामेंट को बेवकूफ किया, उनको सुना के। हम आज मना रहे हैं, हमारे दिल पे जख्म है कश्मीर का, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमारी हुकूमत मुतहरिक क्यों नहीं है आलमी सतह पे? आपके बयानात और ट्वीट से काम नहीं चलता। कश्मीरियों के जो जख्म लगे हुए हैं, आप उनका ब्लैकआउट भी खत्म नहीं करा सके, आप उन पे लगी पाबंदियां नहीं खत्म करा सके। आलमी सतह पे OIC आपके साथ खड़ी नहीं हो सकी। जिस मौसर अंदाज में ये बयानिया जो वहां पे हो रहा है, हम लेके नहीं चल सके। हम कर क्या रहे हैं? जी ब्रिगेडियर साहब। देखें, मैं आमिर साहब से 200% मतलब बात ये कि वी डोंट नीड रिटोरिक्स। आपके फॉरेन मिनिस्टर के विजिट देख लें कि ये 1-1.25 साल में हाउ मेनी टाइम इज बीन अब्रॉड। इनका काम था कि यूनाइटेड नेशन के जो 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट, हैज एनीबॉडी मेट देम? नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि हमने दुनिया को, जब तक कोई असर नहीं पड़ेगा, जब तक हम दुनिया को नहीं बताएंगे कि पाकिस्तान इज वेरी सीरियस एंड अलोंग द बॉर्डर 2 न्यूक्लियर स्टेट्स आर गेटिंग क्लोज टू ईच अदर, जब तक ये उनको एग्रीवेट सिचुएशन नहीं नजर आएगी, वो कुछ नहीं करेंगे। क्या हमने इंडिया की कमर्शियल फ्लाइट बंद की है? क्या हमने इंडिया से तजारत बंद की है?
क्या हमने इंडिया के अपने सफारती हमले को कम किया? इंडिया ने हमें 8 निकाले, हमने भी निकाल दिए। वी रिएक्ट, वी डोंट एक्ट। क्या हमने और निकाल लिए? सफारती ताल्लुकात खत्म हो रहे हैं, इट इज सीरियस। 2 न्यूक्लियर स्टेट सामने आ रही है, लड़ाई हो गई, रीजन वर्ल्ड में क्या होगा जब ये चीजें दुनिया, और फिर वो कोई ना कोई ऐसा हल निकालेंगे कि इंडिया को रेंज में डाल सकें और इंडिया को सुना। जी हाफिज ताहिर साहब। जी, गुजारिश ये है कि अभी मेरे भाई राना साहब ने जो कहा है, पहले तो गुजारिश ये है भाई, मुझे आए अभी 1 हफ्ता हुआ है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आज भी दुनिया में देखें, बिलखुसूस इस्लामी दुनिया में, कश्मीर के हवाले से वो काम जो मैं नहीं कहता कि पिछले 70 साल में, कम से कम 10 साल में इस तरह कश्मीर का मुकदमा अरब मीडिया में नहीं पेश हुआ होगा जिस तरह मैंने किया है, और हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी बात ये है कि ये नाकामी कोई आज की हुकूमत की नहीं है। आप मीडिया को निकाल लीजिए, देख लीजिए, आप आलमी सतह पर कश्मीर के मसले को पिछले 10-15 सालों में आपने इस मसले के साथ खेला है, तो आज इस हुकूमत की तो बात भाई 5 अगस्त भी पहले नहीं हुआ था। तो भाईजान 5 अगस्त को कश्मीर के मामले के ऊपर जो मौकफ आया दुनिया भर में, वो भी पहले कभी नहीं आया था। राना साहब, आप अपनी बारी पे बात कर लिया करें। आप ठीक है हाफिज ताहिर साहब, खामोश हो जाता हूँ। बस वो कमेंट कर रहे थे। जी हाफिज ताहिर साहब, आप ही कंप्लीट कीजिए अपनी बात। नहीं, आप बात कर लें। आपकी बात में कभी हम नहीं बोले, तो आप ही हमारी बात जरा सुनने का हौसला पैदा कीजिए। अगर आप तनकीद करते हैं तो फिर ये भी हौसला रखिए कि जब उसका जवाब दिया जाए तो वो भी आप सुने। ये तो कोई ठीक है हाफिज साहब जी, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज, अपनी बात मुकम्मल करें। आप उस पे मुदाखलत शुरू कर दें। जी जी हाफिज साहब, आप नहीं बोलेंगे, आप अपनी बात मुकम्मल करें। अहम है कश्मीर को खाली आमिर साहब आपका या मेरा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान के एक फर्द का है, और उसके लिए हम सबको किरदार अदा करना है। और फिर ये किसी वक्त और रख लीजिए कि किसने कश्मीर के साथ क्या किया था, तो फिर बयान हो जाएगा कि कश्मीर का असल गद्दार कौन है, कश्मीर से आलम इस्लाम का मुंह क्यों मोड़ा गया, कश्मीर के मसले के अंदर कौन था जिसने जाकर कहा कि आप हमारी हिंदुस्तान से सुलह करवाएं। फिर बहुत सारी बातें आ जाएंगी। तो जो जिस कर रहा है, जितना कर रहा है, उसको और करना चाहिए, और करने की जरूरत है। लेकिन आप ये बिल्कुल ये ना मेहरबानी कीजिए कि आपका जो मौकफ है आप जरूर बयान कीजिए, दूसरों को भी बयान करने का जो है वो मौका जरूर दिया करें आप। ठीक है हाफिज साहब। जी अयाज खान साहब। बिल्कुल ज़्यादा करने की ज़रूरत है। वो बिला वजह किसी बहस में उलझ जाया करते हैं। 5 अगस्त का जो हुआ, जाहिर है वो जब बीजेपी को इतनी अक्सरियत मिल गई तो कोई भी हुकूमत होती, जाहिर है वो बीजेपी का वो था, उनके मंशूर का हिस्सा था, उन्होंने कर गुजरना था और कर गुजरे। अब वहाँ पे नॉन कश्मीरीज जायदादें ख़रीद रहे हैं, ज़ाहिर है वो सारी जोग्राफियाई उसकी हैसियत तब्दील करना चाहते हैं। जहाँ तक हमें शिकवा तो होता है इस्लामी कंट्रीज से, मुझे याद है खुर्शीद कसूरी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर होते थे वो ब्रीफिंग्स दिया करते थे। उनकी आदत थी कि महीने में एक दफ़ा लाहौर आया करते थे और स्टेट गेस्ट हाउस में एक ब्रीफिंग होती थी उनकी, कोई 8-10 सीनियर जर्नलिस्ट उनके साथ हुआ करते थे। तो वो उस वक्त कहते थे कि हम जिस इस्लामिक मुल्क में जाते हैं ना, कश्मीर हमारे मुंह से निकलता नहीं है तो वो कहते हैं बस भाई और कोई बात करनी है करो, कश्मीर के हवाले से बात ना करो। तो ये भी किस्सा पुराना हो गया हुआ है कि वो जाहिर है उनके अपने मफादात हैं, उन्होंने तिजारत भी करनी है, इंडिया से ट्रेड करनी सारी, वो उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। और ये जो आमिर कह रहे थे कि वो MNAs जाया करते थे, वो जिस किस्म के MNAs नवाज शरीफ साहब के दौर में गए उनके तो लतीफ़े मैं आज तक नहीं भूला। हाँ, एक्सपर्ट्स को और स्पेशली फॉरेन मिनिस्टर को बिल्कुल जाना चाहिए। और 5 अगस्त के बाद से मुसलसल उनको दौरों पे होना चाहिए था कश्मीर के हवाले से, उसमें कमी जरूर है, लेकिन वो बाकी जो मशवरा है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा। ठीक है जी फैसल साहब। अच्छा देखिए, एक तो जो ये जो पॉलिसी है ना कि अलामती इकदाम करें और कश्मीर के हवाले से एहतजाज करें, तो कम से कम अलामती इकदाम से तो जो है वो कश्मीर आज़ाद नहीं हो सकता, ये तो तयशुदा बात है। अच्छा, ये भी तयशुदा बात है कि इस्लामी दुनिया ने या तो आपके हक में बोलना ही नहीं है, बाकी किसी और दुनिया से और नॉन मुस्लिम दुनिया से तो कुछ शिकवा करने की ज़रूरत नहीं। ये बिल्कुल एक तयशुदा पॉलिसी है कि उन्होंने तो आपके हक में बात नहीं करनी। अच्छा, कश्मीर आज़ाद कैसे होगा, कश्मीर का मसला कैसे हल होगा, आज तक किसी भी हुकूमत के पास ये प्लान किसी हुकूमत ने दिया नहीं है। दूसरों पर निसार किया कि आप हमारे हक में बात कर लें, वो हमारे हक में बात नहीं करता। इनसे कोई
उनसे मौजूदा हुकूमत से या साबका हुक्मरानों से, भाई चले अगर कश्मीर के मसले का हल क्या है, किस तरीके से अगर पाकिस्तान के पर इंसार किया जाए तो किस तरह हल होगा। किसी के पास कोई प्लान नहीं, दूसरों पे इंसार करते हैं, आप हमारी मदद करके जो है वो कश्मीर को जो है वो आज़ाद करवा दें। इस तरह तो कश्मीर कभी भी आज़ाद नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान को अगर आप जिस वक्त माशी तौर पर इतना खुशहाल बना लें, अमन अमान के हवाले से, कानून की अमल दरामद के हवाले से इतना ताकतवर बना लें, कश्मीरी जो है खुद आज़ाद होकर जो है ना वो आपके पास आ जाएंगे। लेकिन जो मौजूदा हालात में जो पाकिस्तान है, पहले हमें अपने घर की हालत को बेहतर बनाना पड़ेगा, दूसरा तो आपके लिए हल करने को तैयार नहीं। मौजूदा हालत में आप कश्मीर आज़ाद करा नहीं सकते। बिल्कुल जी, आपने सही कहा। जी डॉक्टर आमिर लियाकत साहब। जी, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अगर एक मुस्लिम हाकिम की तरफ से एक ऐसा पैगाम जाता है मोहब्बत का और प्यार का, और ये कहा जाता है कि हम आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश की रूह के अहम मुताबिक है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इन दिनों में मोहब्बत की बात की, प्यार की बात की। लेकिन दूसरी जानिब आमिर साहब की बात इस हद तक दुरुस्त है कि पहले पार्लियामेंटेरियंस पर मुश्तमिल वफूद जो जाते थे, मैं अयाज भाई की बात से बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करूंगा कि वो किस किस्म के होते थे, लेकिन जो कम अज़ कम एक तारीख जानते हो कश्मीर की, जिनको पता हो कि कश्मीर क्या है। एक कश्मीर कमेटी हुआ करती थी हमारी, जिसके 10 साल तक मौलाना फजलुर रहमान सरबराह रहे। उस कश्मीर कमेटी ने क्या किया आज तक ये तो मुझको नहीं पता, लेकिन कश्मीर कमेटी के जरिए भी बहुत कुछ किया जा सकता था। और पार्लियामेंटेरियन पूरी दुनिया में फैलाए जा सकते हैं, जो वफूद की शक्ल में जाएं, जो बात करें। एटलीस्ट बात करने से बहुत सारे मसले हल होते हैं। कम अज़ कम हम बात तो करें, आगाज तो करें, गुफ्तगू का आगाज हो। जो हमारा वजीर आजम कह रहा है कि हम बात करना चाहते हैं, लेकिन आप मिलिट्री इंसर्जेंसी इसको खत्म करें, आप ये दहशतगर्दी खत्म करें, हम बात करना चाहते हैं इस मौजू पर। तो मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट इसके लिए एक भरपूर आवाज है और पार्लियामेंटेरियंस को पूरी दुनिया में जाना चाहिए। पहले हर साल स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी और पार्लियामेंटेरियंस जाते थे, अब तो पता नहीं पार्लियामेंटेरियंस कहां जाते हैं, किधर जाते हैं, कुछ पता भी नहीं चलता। ठीक है जी, एक भरपूर रफाने की ज़रूरत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सवाल रखते हैं हम, क्या महंगाई कम ना होने में सिर्फ ब्यूरोक्रेसी रुकावट है? राय लेंगे ब्रेक के बाद। महंगाई हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन चुकी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही है। आज काबीना के इजलास में वफाकी वज़रा ने महंगाई के हल में ब्यूरोक्रेसी को बड़ी रुकावट कहा है। वज़ीर आज़म ने महंगाई कम करने के इकदाम पर जोर देते हुए यह ऐलान किया है कि महंगाई के खात्मे तक चैन से नहीं बैठूंगा और मामले की तह तक जाएंगे। अयाज साहब, सवाल यह है, क्या महंगाई कम ना होने में सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की रुकावट है, या आप समझते हैं कि अब जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है, बड़े डिटरमिनेड नजर आ रहे हैं कि वो चैन से नहीं बैठेंगे, अब महंगाई कम हो जाएगी? जाहिर है वो कह रहे हैं कि जब तक महंगाई में कमी नहीं होती बेचैन खड़े रहेंगे, तो उम्मीद तो रखनी चाहिए कि वो कम हो जाएगी। रोला ये है कि ब्यूरोक्रेसी को आपने जिस तरह से नैब पीछे पड़ गई थी, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया था। फिर आप उस कह रहे होते हैं कि जी ये नवाज शरीफ की ब्यूरोक्रेसी, ये फलां की ब्यूरोक्रेसी है, इनको चेंज करें। इस तरह से काम नहीं चलता होता। प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए था जब इक़्तिदार में आए थे, वो जितने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे एक एक करके उनसे मुलाकात करते और बात करते, लेकिन वो नहीं किया। अब जाहिर इस तरह की बातें उनको सुनने को मिली। जी डॉक्टर आमिर लियाकत साहब। अयाज भाई की बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ। देखिए, इक़्तिदार में आने के बाद वो जो 30 साल ब्यूरोक्रेसी थी उससे मुलाकात करना बहुत ज़रूरी थी, और उसके लिए ये कहना कि नवाज शरीफ की ब्यूरोक्रेसी है, ये सब इसी वजह से सारी रुकावटें हुई। लेकिन जहाँ तक मैं इमरान खान को जानता हूँ और बहुत करीब से जानता हूँ, तो मैं बहुत वसूख से कह सकता हूँ कि वाकई अब इमरान खान उस पोजीशन में आ गए कि वो जब तक महंगाई ख़त्म नहीं होगी वो चैन से नहीं बैठेंगे। ये मैं यकीन से कह सकता हूँ। ठीक जी, फैसल साहब। देखिए, पहले महंगाई को ख़त्म करने के लिए ना समझने की ज़रूरत है कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा। महंगाई सब्जेक्ट किसका है? वफाक का सब्जेक्ट है, सूबे का सब्जेक्ट है, बल्दियाती इदारों का सब्जेक्ट है। चले आटा और चीनी तो हम ये कहते हैं कि वफाक की पॉलिसियों से जो है महंगा हो गया। ये दूध और दही जो महंगा हो रहा है, टमाटर महंगा हो रहा है, इसमें कौन सी वफाक की जो है पॉलिसी है? तो ये वही वाली बात है, वफाक सूबे को कबूल करने को तैयार नहीं है, सूबा वफाक को कबूल करने को तैयार नहीं। कीमत जो है वो एक आम आदमी को जो है वो भुगतना पड़ रही है। आप जब तक खुदकार बल्दियाती निज़ाम कायम नहीं करेंगे पूरे मुल्क के अंदर, और महंगाई का सब्जेक्ट बल्दियाती इदारों के हवाले नहीं करेंगे, इस मुल्क से आप कभी भी महंगाई को खत्म नहीं कर सकते। जी आमिर साहब, बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं बता दूं कि आज कहानी क्या हुई। परवेज खटक ने कहा था ब्यूरोक्रेसी ने हमें चीट किया है। शेरी मदारी ने उसको ओके किया, जिसपे उमर हमीद जो फेडरल सेक्रेटरी फूड हैं उन्होंने जवाब दिया कि आई ऑब्जेक्ट दिस। प्राइम मिनिस्टर ने कहा उमर तुम्हारी बात नहीं हो रही। उसने कहा जी बिल्कुल ये सबकी बात हो रही है। मसला ये है कि जुलाई 19 में एक्सपोर्ट किसने की?
ईसीसी ने की, कैबिनेट ने अप्रूवल दी, सप्लाई और डिमांड का फ़र्क पैदा हुआ, सूबों ने अपने टाइम पे ख़रीदारी नहीं की। आज आप सबको कह रहे हैं, फ़खर इमाम ने सरेंडर कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर आई एम एट योर डिस्पोजल, क्योंकि जब ये इसने वावडा साहब ने, फवाद चौधरी और मुराद सईद ने ऐसी की तैसी फेरी, उन्होंने कहा जी जो हमें काम दिया हमने, जब आपने फैसला किया विद इन 3 वीक्स काम कर दिया। आज वहाँ पे ठीक ठाक बहस हुई कि जो 3 वजीर आके हर दफ़ा चढ़ाई शुरू कर देते हैं, ज़रा हिसाब बताएं कि उस वक्त ये कहाँ थे जब ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही थी, ये नहीं बात कर रहे थे। और फ़खर इमाम जैसा शरीफ आदमी, उसने सरेंडर किया और उसने क्लियर किया कि जो टाइमलाइन दी आपने कि कब मंगवानी है, हमने मिनिमम पीरियड में फैसले किए। लेकिन जब आप गंदम पहले भेज चुके तो गैप तो आ गया और आपने बहुत लेट फैसला किया। ये हुआ है ब्यूरोक्रेसी की कहानी में सारा आज। ठीक जी, ब्रिगेडियर साहब। दुआ देखें, चीफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इज चीफ एग्जीक्यूटिव और उनके जो टीम कैप्टन है वो 4 प्रोविंशियल चीफ हैं। आई थिंक ही शुड कॉल देम, दे शुड कम एंड गिव रीजन, व्हाट आर द रीजंस ऑफ ये एग्जॉर्बिटेंट जो प्राइसेस हैं, लिविंग अपार्ट चीनी जो फूड या आटा, वो जो पहले का इशू है, इसको करके मेरे क्योंकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, प्रोविंशियल लेवल पे ही सॉल्व होना है। और चीफ मिनिस्टर को इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि आपके डीसी, एसी, कमिश्नर, दे हैव टू इंश्योर कि उनके रीजन जो एक्चुअल प्राइस है वो चले। हर जगह की जो है ना, जैसे क्लिफ्टन है, सदर है, हर जगह प्राइस 50 पैसे का फर्क है। दिस नीड टू चेक एंड दैट इज ओनली प्राइस कंट्रोल कमेटी। जी हाफिज साहब। बिल्कुल जी, महंगाई एक बहुत अहम मसला है और जैसे अभी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने कहा, मैं प्राइम मिनिस्टर से चंद रोज पहले जब मिला तो सारी मीटिंग में एक चीज मैंने देखी जिसमें वो महंगाई का मौजू था कि इसको किस तरह कंट्रोल करना है। लेकिन फैसल भाई ने जो बातें की वो बातें भी दुरुस्त है कि जी नीचे जो सब्जी जो है 10 रुपए वाला 20 रुपए की बेच रहा है, उसको कंट्रोल किसने करना है। वो जो मजिस्ट्रेट का निज़ाम है, वो जो बाकी चीजें हैं वो भी नहीं है। इसलिए एक जगह पे 2 रुपए की चीज है, दूसरी जगह पे 5 रुपए की चीज है। ये कंट्रोल तो सूबाई सतह पे और फिर जिली सतह पे और वो यूनियन काउंसिल की सतह पे अगर जाए तो वहाँ पे हल होना चाहिए। मार्केट कमेटियाँ होती थी, बाकी चीजें होती थी, वो सारे का सारा सिस्टम इस वक्त नजर कहीं नहीं आता। तो ये ऊपर से लेकर नीचे तक इस्लाह की जरूरत है। बाकी वज़ीर आज़म साहब कोशिश करेंगे और हमें उम्मीद है उसके नतीजे भी निकलेंगे। ठीक है जी हाफिज साहब, आपका पॉइंट। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिएगा। मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।